सिस्टम है। सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक है पोषण। ये परिसंचरण है, इसमें पहला लेसन, एक बार उसको छोड़ दो। पहले ये क्रम से ये पहले होता है पोषण यानी न्यूट्रिशन। अब देखिए हमारे शरीर को वृद्धि करने के लिए, कार्य करने के लिए भोजन की ज़रूरत होती है। भोजन की ज़रूरत होती है तो कुछ चीज़ें ऐसी है जिसकी हमारे शरीर को बड़े लेवल पे ज़रूरत होती है। यानी कि सबसे पहला इसमें है कार्बोहाइड्रेट, जिसके शरीर को ज़्यादा मात्रा में ज़रूरत होती है। दूसरा है वसा। वसा से मतलब आप चिकनाई ले सकते हैं, और चिकनाई से मतलब ये किसकी बात हो रही है? तेल घी की बात हो रही है, ठीक है। और भी वसा के रिसोर्सेज हो सकते हैं, दूध भी वसा का सोर्स है, तेल घी नहीं है, आपको पता है घी वैसे दूध से ही बनता है। तीसरी जो चीज़ है वो है प्रोटीन। ये जो चीज़ें हैं इनकी हमारे शरीर को ज़्यादा मात्रा में रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। फिर इसके बाद हमारे शरीर को कुछ चीज़ें हैं उनके कम मात्रा में, ज़रूरी सब भी है, ध्यान रखना, लेकिन ये नेसेसरी है। इनके बिना समझ लें कि आप जीवित नहीं रहेगा इंसान। कुछ चीज़ें होती है जिसकी हमें बिल्कुल सूक्ष्म मात्रा में ज़रूरत होती है। उसके अंतर्गत कौन आते हैं? विटामिन, जो बिल्कुल थोड़ी सी मात्रा में ज़रूरत होती है, आप समझ लें। खनिज लवण, खनिज लवण क्या होते हैं कि बहुत सारी धातुएं हैं जिसकी हमारे शरीर को ज़रूरत होती है। जैसे खून के लिए आयरन की ज़रूरत होती है, कॉपर की ज़रूरत होती है, कैल्शियम की ज़रूरत होती है। इस तरीके से थोड़ी थोड़ी मात्रा में इनकी ज़रूरत होती है। ये बिल्कुल थोड़ी थोड़ी मात्रा में हमें चाहिए होते हैं। अब इसमें ये भोजन के मुख्य अवयव हैं, यानी ज़रूरी है, इनको तो खाना ही पड़ेगा, इसके बिना काम नहीं चलेगा। और ये सूक्ष्म अवयव हैं, हालांकि खाना इनको भी ज़रूरी है। लंबे समय तक अगर आप इनको नहीं खाएंगे तो शरीर में कुछ ना कुछ बीमारी हो जाएगी। हालांकि इनको नहीं खाओगे तो शरीर जो है वो काम ही नहीं करेगा। समझ में आ गई ये बात? तो ये हमारे भोजन के अवयव हैं, ठीक है। इसके अलावा आप पानी को भी, जल को भी बोल सकते हो, वो भी आपको पता है कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है हमारे शरीर के पोषण के लिए। हालांकि पानी भी मुख्य अवयव में ही आ गया, लेकिन जनरली पानी पिया किस लिए जाता है? इन लवणों के लिए, इन खनिज लवणों के लिए पिया जाता है। दूसरा, हमारे शरीर की जितनी भी रिएक्शन होती है वो जलीय माध्यम के अंदर होती है, पानी की ज़रूरत होती है, पानी के अंदर होती है, इसलिए फिर पानी की रिक्वायरमेंट इसमें होती है, ठीक है। तो ये जो है ये हमारे भोजन के प्रमुख अवयव है। अब यहाँ पर इसमें भी जो हमने पढ़े हैं कार्बनिक यौगिक, तो अब देखिए इसमें भी हमारे भोजन के जो कार्बनिक घटक है, ये चारों कार्बनिक यौगिक हैं, ये चारों, ठीक है ना। खनिज लवण को और जल को छोड़ के ये भोजन के कार्बनिक घटक हैं। कार्बनिक घटक का मतलब क्या है कि ये कार्बनिक यौगिक होते हैं। जो कार्बनिक यौगिक हमने पढ़े हैं ना, वो एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, कार्बोक्सिलिक अम्ल वगैरह, तो ये कार्बनिक यौगिक होते हैं, ध्यान रखना। और हमारा शरीर खुद भी कार्बनिक यौगिकों से बना है। ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक का
मतलब कार्बनिक भी है और जैविक भी है, क्योंकि जीवों का शरीर इससे बना हुआ होता है। और ये अकार्बनिक घटक होते हैं। अकार्बनिक घटक का मतलब कि इसमें आपको कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा दूसरी चीजें होगी, और या अगर कार्बन होगा भी तो फिर हाइड्रोजन नहीं होगा, या हाइड्रोजन होगा तो जैसे पानी है, पानी में हाइड्रोजन है लेकिन कार्बन नहीं है, तो ये अकार्बनिक यौगिक कहलाता है। दूसरे जो खनिज लवण है उसमें भी ऐसा हो सकता है, जैसे कि कोई ऐसी चीज है जिसमें, जैसे ये CO2 है, हालांकि ये CO2 कोई खाने वाने काम नहीं आती। CO2 जो कार्बन का एक महत्वपूर्ण यौगिक है, वो क्या है? CO2 अकार्बनिक यौगिक है, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन नहीं है। ठीक है, तो आपको ये पूछा जाए कि हमारे शरीर के मतलब कार्बनिक कौन से यौगिक होते हैं जो हमारे भोजन के लिए जरूरी हैं, तो उसमें ये चार आ गए। तो चारों ही देख लीजिए, जो जरूरी चीजें हैं, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन और विटामिन, ये कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, और इसमें भी कार्बोहाइड्रेट में और वसा में ये तीन तरह के परमाणु होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। और विटामिन और प्रोटीन में ये चार तरह के परमाणु होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। हालांकि एक्स्ट्रा भी कुछ अन्य परमाणु हो सकते हैं प्रोटीनों में, क्योंकि कल एमिनो एसिड के बारे में हमने पढ़ा था ना, एमिनो अम्लों में दूसरे भी परमाणु हो सकते हैं, सल्फर, फास्फोरस वगैरह। लेकिन ये चार कंपलसरी हैं कि कोई भी प्रोटीन या विटामिन होगा ये इनसे जरूर बना हुआ होगा। अगला पांचवा तत्व हो या नहीं हो ये कोई जरूरी नहीं है, लेकिन ये चार तो जरूर होंगे। ठीक है, तो ये हमारे जो खाने की चीजें हैं, उस खाने के चीजें क्या क्या होती है, कौन कौन सा यौगिक होता है, कौन कौन सा तत्व होता है, ये सारी की सारी जानकारी जो है वो हमने इसमें पढ़ ली। उसके बाद में अब जो है आगे, अब ये जो भोजन है ये काम क्या करता है, ये काम क्या क्या करता है, इस आधार पे भी इस भोजन को जो है कई भागों में बांटा गया। पहला देखिए, ऊर्जा देने वाला भोजन, जिसके लिए एनर्जी चाहिए, कोई काम करने के लिए आपको एनर्जी चाहिए, ऊर्जा देने वाला भोजन। तो ऊर्जा देने वाला भोजन कौन कौन सा है? सबसे जरूरी चीज है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट में भी ध्यान रखना, स्टार्च। कार्बोहाइड्रेट कई तरह के होते हैं, जिसमें प्रमुख है स्टार्च, जो हम हमारी भाषा में बोल रहे हैं तो जो धान खाते हैं हम, चाहे वो चावल हो, बाजरा हो, गेहूं हो, धान आपको पता है कि भोजन का एक प्रमुख अवयव है। इस धान में क्या होता है? स्टार्च होता है। क्या होता है? स्टार्च होता है। तो ये जो स्टार्च होता है, ये स्टार्च जो है, ये स्टार्च ग्लूकोज का बहुलक है। मैंने बता दिया था आपको, ये ग्लूकोज में बदल देता है। इसके अलावा हम डायरेक्ट कार्बोहाइड्रेट भोजन के रूप में ग्लूकोज भी खा सकते हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ों में ग्लूकोज भी होता है डायरेक्ट। जैसे चीनी है, चीनी में सुक्रोज होता है। हालांकि सुक्रोज दो चीज़ों से बना होता है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज। जो हम फ्रूट खाते हैं उस फ्रूट में फ्रक्टोज होता है। जो फल होते हैं वो फल फ्रक्टोज की वजह से मीठे होते हैं, ध्यान रखना। इसलिए इस फ्रक्टोज को फ्रूट शुगर भी कहते हैं, फल शर्करा। ठीक है, अब ये सब के सब कार्बोहाइड्रेट हैं, चाहे वो ग्लूकोज हो, स्टार्च हो या सुक्रोज हो। अच्छा, इसके अलावा भी है, लेकिन फिलहाल हम ज्यादा डीप में नहीं बात कर रहे हैं। तो ये मेन ये बातें हैं। तो ये ऊर्जा देने वाला भोजन है कार्बोहाइड्रेट। और कल मैंने आपको बताया था
दूसरा जो है, अगर कार्बोहाइड्रेट नहीं बचेगा शरीर के अंदर तो हमारे शरीर के अंदर वसा है, ये वसा क्या हो जाती है, इकट्ठी हो जाती है, और ये वसा भी कार्बोहाइड्रेट नहीं होने की कंडीशन में उसके विकल्प के तौर पे क्या काम करेगी, ऊर्जा देने का काम करेगी। अगर वो नहीं होगा तो दिख रहा है क्या, तो पीछे इसको ऊर्जा देने वाला जो भोजन है, तो अगर कार्बोहाइड्रेट खत्म हो गया शरीर में तो फिर वसा जो फैट है वो फैट भी एनर्जी देने का काम कर सकती है। और इसी वजह से लोग डाइटिंग करते हैं। कल मैंने बताया था आपको कि वो डाइटिंग करके इसीलिए कि कार्बोहाइड्रेट यानी खाना वाना नहीं खाते हैं, और जिससे कि वसा जो है उनके शरीर की जो है वो पिघल जाए। इसके बाद में कल हमारी ये भी बात हो गई थी कि अगर ये दोनों ही खत्म हो जाए तो फिर एनर्जी देने का काम कौन कर सकता है, प्रोटीन भी कर सकता है। तो ध्यान रखना ये तीन, अब इन तीनों में मुख्य तो कार्बोहाइड्रेट ही है एनर्जी देने वाला, लेकिन उसके ऑप्शन के तौर पे वसा और, ठीक है ना, वसा और प्रोटीन है। ध्यान रखना वसा और प्रोटीन का मुख्य कार्य ऊर्जा देना नहीं है। वसा शरीर के स्किन को बहुत सारे काम है वसा के, उसमें से एक काम ये भी है कि ये हमारी त्वचा को सूखने नहीं देता है, शरीर से तेल उत्सर्जित करता रहता है। ये हमने साबुन वाले चैप्टर में बात की थी ना इस बारे में। अब उसके बाद एक होता है शरीर का निर्माण करने वाला भोजन, जो शरीर निर्माण में काम आएगा, तो वो कौन सा भोजन का प्रमुख अवयव है, प्रोटीन। ध्यान रखना प्रोटीन जो है ये शरीर के जो अंग है उनके कई सारी चीजें हैं शरीर के अंदर की, उनका निर्माण करने का काम आता है। ये भी हमने कल बात कर ली थी इस बारे में भी। और तीसरा, रोगों से रक्षा करने वाले, बीमारियों से बचाने वाले, ठीक है ना, तो रोगों से रक्षा करने वाले जो हैं वो विटामिन है, ठीक है ना। आपको पता है जो विटामिन है कि जैसे विटामिन ए है, अगर विटामिन ए नहीं मिलता है किसी को खाने में तो धीरे धीरे उसकी आंखें कमजोर होती रहती है और उसको रतौंधी नाम का रोग हो जाता है, रात को दिखाई नहीं देता है। उसी तरह जो विटामिन बी है, उस विटामिन बी में कई घटक होते हैं, बी कई तरह के होते हैं। तो इस बी में 1, 2, 6, 12 इस तरह से कई विटामिन होते हैं। इसलिए इस विटामिन को, इन सारे विटामिन बी के कॉम्बिनेशन को बोलते हैं बी कॉम्प्लेक्स। आपने शरीर में जो पुनरुद्भवन है, उस पुनरुद्भवन की जो क्षमता होती है या रोगों से लड़ने की क्षमता होती है, ये इसकी वजह से होती है। तो मुंह वगैरह में जब छाले हो जाते हैं, आपने सुना होगा कि ये बी कॉम्प्लेक्स एक, ठीक है ना, एक कैप्सूल आता है बी कॉम्प्लेक्स का, जो विटामिन उसमें सारे बी होते हैं, वो लेते हैं ना जनरली एक मुंह वगैरह में छाले होने पर, तो वो विटामिन बी होते हैं उस कैप्सूल में सारे। इसी तरीके से जो विटामिन सी है, उस विटामिन सी से, चलो ये बीमारियों के बारे में तो हम बीमारी वाले, मतलब ये विटामिन ये रोगों से रक्षा करता है। फिर दूसरा है खनिज लवण, ये खनिज लवण भी बहुत सारी बीमारियों से हमारी क्या करते हैं, रक्षा करते हैं। तो इस तरीके से ये भोजन क्या कार्य करता है शरीर के अंदर जाके, उसके आधार पे भोजन का क्लासिफिकेशन है कि भोजन के ये वर्क होते हैं। अब उसके बाद में ये जो संतुलित आहार होता है उस संतुलित आहार में क्या क्या चीजें होनी चाहिए, जैसे ये गाइड में लिख रखा है प्रोटीन है, वो प्रोटीन 1/5 भाग होना चाहिए।
1/5 का क्या मतलब हो गया कि मान लो कि आप सारे सब कुछ मिला के अगर 500 ग्राम खाना खाते हो, आधा किलो खाना खाते हो, यानी आपके खाने वाले भोजन का वजन जो है वो क्या है, आधा किलो है, तो इसका 5वां हिस्सा यानी कि 100 ग्राम क्या होना चाहिए, प्रोटीन होना चाहिए उसके अंदर। ठीक है ना। तो ये जो है इस तरह से ये इसमें लिखा हुआ है, ये आप लोग देख लेना, पढ़ने की चीज है, कोई बताने की जरूरत नहीं है कि वो चीज इतनी होनी चाहिए। ठीक है। उसके बाद में हम आगे बात करते हैं। अब देखिए ये भोजन से हमें जो ऊर्जा मिलती है, तो ऊर्जा के बहुत सारी यूनिट्स है, बहुत सारी इकाइयां हैं, लेकिन आमतौर पे जो ऊर्जा हमें खाने में मिलती है, इस ऊर्जा को किलो कैलोरी के अंदर नापते हैं। इसको जनरली ऐसे दिया जाता है, किलो कैलोरी। ध्यान रखना, हमारे खाने की जो है, हमारा जो भोजन है, इस भोजन से हमें जो एनर्जी मिलती है, उस एनर्जी का माप क्या है, मेजरमेंट क्या है, ऊर्जा की बहुत सारी इकाइयां होती है। तो जनरली जो ऊर्जा की जो इकाइयां हैं वो किस में नापी जाती है, किलो कैलोरी में नापी जाती है, कि भाई इतने किलो कैलोरी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है हमारे, ये सॉरी हमें मिलती है। आप लोगों ने देखा होगा कि अगर आपके शरीर में ये निश्चित होता है कि भाई हमें एक दिन में इतने कैलोरी की आवश्यकता होती है, इतना कैलोरी एनर्जी मिल जाएगी, खानों से निश्चित होता है। जैसे कि अब इसमें जो है, अगर आप सामान्य वर्क करते हो, तो सामान्य वर्क करते हो तो 2400 किलो कैलोरी की जरूरत तो होती है पुरुष को। 2400 जो है वो तो पुरुष को होती है, और महिला को होती है 2200 किलो कैलोरी की आवश्यकता होती है। तो एक संतुलित भोजन की ये जो माप दी हुई है, ये संतुलित भोजन के माप के आधार पे जो मनुष्य है उसमें पुरुष को, अगर वो सामान्य कार्य करता है, जनरल वर्क करता है, मतलब आरामदायक हो, ज्यादा मेहनत का कार्य नहीं हो, समझ लो आप, इस कंडीशन में जो है इतनी किलो कैलोरी की आवश्यकता होती है। फिर मध्यम कार्य जो करते हैं, मध्यम कार्य का मतलब यूं है कि आराम का काम भी नहीं हो, बैठा हुआ काम भी नहीं हो, और एकदम ज्यादा मेहनत वाला काम भी नहीं हो, तो इस कंडीशन में फिर उसको 3000 किलो कैलोरी तो पुरुष को, और 2800 किलो कैलोरी जो है वो महिला को जरूरत होती है। ठीक है। और इसी तरीके से जो बहुत ज्यादा मेहनत का कार्य करते हैं, मजदूर और किसान, ठीक है ना, तो इस कंडीशन में उनको 4000 किलो कैलोरी और पुरुष को और महिला को। तो आप एक याद कर लें, और इसमें मेहनत करने वाली बात में महिला को 3700 किलो कैलोरी, 300 का कम है। और जो गर्भवती महिला होती है या बच्चे को दूध पिलाने वाली महिला होती है, उसको जो है 2800 किलो कैलोरी इसकी आवश्यकता होती है। ठीक है। अब अगर आपको इतने किलो कैलोरी वाला भोजन नहीं मिल रहा है, या ऐसा हो रहा है कि ये सारी चीजें नहीं मिल रही है जितनी खाने के लिए जरूरी है, ये वाली कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, फिर इसके बाद विटामिन, खनिज, लवण, ये सब के सब नहीं मिल रहे हैं अगर आपके भोजन में, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको बेचारों को मिलता भी नहीं है ये सब, तो उनको फिर एक बीमारी हो जाती है, यानी उनकी हड्डियां निकल जाती है, या दूसरे बहुत सारे, इसको बोलते हैं कुपोषण, फिर वो कुपोषित हो जाते हैं। ठीक है ना। तो ये अगर भोजन के सारे अवयव उसको नहीं मिले तो ये चीजें हो जाती है। अरे तो नींद आ रही है, मुंह धो के आ जाना अपना, जा।
अब हम इनको अलग अलग जो है अलग अलग हिसाब से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो कार्बोहाइड्रेट है, भोजन में कोई चीज जो सबसे ज्यादा होती है वो कार्बोहाइड्रेट होती है, ठीक है। अब ध्यान रखना कि इस कार्बोहाइड्रेट को जो है भोजन में इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है और इसको हम 3 रूप के अंदर खाते हैं। इस कार्बोहाइड्रेट को सैकेराइड भी कहते हैं, ध्यान रखना। ये सैकेराइड ये किस चीज से बना है उसके अकॉर्डिंग इसको कहते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट 3 चीजों से बना हुआ है, जिसमें सबसे पहला होता है मोनोसैकेराइड। मोनो जो शब्द है, इस मोनो का मतलब होता है एक, ठीक है ना। यानी कि एक सैकेराइड यानी कि सिंगल, यानी कार्बोहाइड्रेट के बिल्कुल सिंपल संरचना जो होती है उसको कहते हैं मोनोसैकेराइड। इसको अगर आप पानी में डालोगे तो ये किसी भी चीज में टूटेगा नहीं, बल्कि अपने उसी रूप में रहेगा जिस रूप में सॉलिड रूप में था, उसी रूप में ये पानी के अंदर भी रहेगा। जैसे कि ग्लूकोज, ग्लूकोज जो है इसका फार्मूला होता है C6H12O6। ग्लूकोज को आप पानी में डाल देंगे ग्लूकोज ही रहेगा। इसी तरह दूसरा होता है फ्रक्टोज, इसका भी फार्मूला सेम है C6H12O6। इनके संरचना में अंतर होता है लेकिन उतना डीप आपके नहीं है। ये मोनोसैकेराइड हैं। इनको क्या कहेंगे कि पानी में डालने पे टूटता नहीं है, तो जो चीज पानी में डालने पे टूट जाती है उसको हम कहते हैं कि जल अपघटन हो गया। इसका क्या हो गया? जल अपघटन हो गया। तो ध्यान रखना, कार्बोहाइड्रेट मोनोसैकेराइड किसको कहते हैं? जिसका जल अपघटन नहीं होता। ये पानी में डालने पर क्या होगा? नहीं टूटेगी, बिल्कुल नहीं टूटेगी। ये होगी आपके मोनोसैकेराइड है। ग्लूकोज हाँ तो घुलेगा जब भी, तो पानी में घुल गया। घुलने के लिए टूटना जरूरी थोड़ी है, तो जरूरी नहीं है कोई चीज पानी में घुले तो वो टूट जाए पानी के अंदर। दो काम हो सकते हैं, टूट भी सकती है। एक कुछ ऐसी चीजें जो टूट के घुलती है पानी के अंदर, और कुछ ऐसी चीजें होती है जो नहीं टूटती, बिना टूटे ही घुल जाती है। तो ग्लूकोज ऐसी चीज है, टूटती नहीं है। फिर दूसरे हैं ओलिगोसैकेराइड। अब ओलिगोसैकेराइड को आप पानी में डालेंगे तो ये 2 से लेके 10 तक मोनोसैकेराइड में टूट जाएंगे। कि मतलब ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिसको पानी में डालने पर कितने टुकड़े हो जाते हैं उसके, या तो 2 टुकड़े हो जाते हैं और या कितने हो जाते हैं? 10 हो जाते हैं, ठीक है। और ये टुकड़े किस में होते हैं? मोनोसैकेराइड। 2 से 10 क्या है? टुकड़े। यानी जो 2 से 10 किस में टूट जाती है? मोनोसैकेराइड में टूट जाती है। वो क्या कहलाती है? ओलिगोसैकेराइड, ठीक है। अब यहां पर जैसे इसका एग्जाम्पल है सुक्रोज। सुक्रोज किस में टूटता है? इसको पानी में आप डालोगे तो अभी भी मैंने बताया था किस में टूटता है ये? ग्लूकोज में और किस में? फ्रक्टोज 2 में टूटता है, ठीक है। तो 2 में जो चीज टूटती है तो अब इसको भी 9 कैटेगरी में बांटा गया है। लेकिन ध्यान रखना, आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। तो ये सुक्रोज जो है ना, इस सुक्रोज को आप क्या कह सकते हो? डाइसैकेराइड भी बोल सकते हो। डाई मतलब 2। कुछ ऐसे होते हैं जो 3 टुकड़ों में टूट जाते हैं, उसको क्या बोलेंगे? ट्राइसैकेराइड। कुछ 4 में टूटते हैं, उसको टेट्रासैकेराइड। तो हो सकता है आपको ये पूछ ले कि भाई टेट्रासैकेराइड कितने टुकड़ों में टूटेगा पानी में डालने पर? तो 4। उसके बाद गिनते वही है, 4 तक अलग है, डाई ट्राई टेट्रा। उसके बाद मैंने जो कार्बन वाली आपको बताई है ना, फिर होते हैं पेंटासैकेराइड, हेक्सासैकेराइड। उसमें आ लगा देते हैं बस।
हेप्टासेकेराइड, ऑक्टासेकेराइड, नोनासेकेराइड, इस तरीके से डेकासेकेराइड, 2 से लेके 10 तक टुकड़े हैं। तो इनके मतलब ये है कि ये कितने टुकड़ों में टूटेंगे, ये होते हैं ओलिगोसेकेराइड। इसके जो दूसरा एग्जाम्पल है वो है, एक है माल्टोज। माल्टोज ध्यान रखना कि ये गेहूं वगैरह जो होते हैं, स्टार्च पहले माल्टोज में टूटता है। तो माल्टोज सिर्फ और सिर्फ ग्लूकोज से बना हुआ होता है, कि माल्टोज को आप पानी में डालेंगे तो ये 2 टुकड़े इसके किस में हो जाएंगे, ग्लूकोज के 2 टुकड़ों में बन जाएगा। यानी माल्टोज भी डाइसेकेराइड है। अब ध्यान रखना, जो प्रमुख डाइसेकेराइड है वो 2-2 वाले ही हैं। जो काम की चीजें हैं ना, हमारे शरीर के हिसाब से जो काम की चीजें हैं, जो हम भोजन का टॉपिक पढ़ रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग माल्टोज हो, सुक्रोज हो, और एक तीसरा होता है लैक्टोज। लैक्टोज को कहते हैं दुग्ध शर्करा, दूध। वैसे वो ग लगाते हैं, पता नहीं क्यों लगाते हैं। और वैसे भी ये दूध है ना, ये हिंदी का शुद्ध शब्द नहीं है, दूध गलत है। शब्द क्या होता है, दुग्ध होता है। शुद्ध जो है वो दुग्ध होता है। तो ये दूध शर्करा, मिल्क शुगर, दूध जो मीठा होता है, वो दूध के मीठे होने का कारण ये लैक्टोज है। और ये 2 चीजों से मिलकर बनी हुई होती है। ये जो लैक्टोज है, ये भी एक तो टुकड़ा ग्लूकोज में टूटता है, और दूसरा इसके नाम के जैसा ही है, इसका नाम लैक्टोज है ना, इसके आगे ग लगा दोगे तो दूसरा टुकड़ा है गैलेक्टोज। तो ध्यान रखना, आपको ये 3 ध्यान रखने हैं। कौन कौन से, एक तो लैक्टोज, एक तो ये लैक्टोज, दूसरा जो है माल्टोज, और तीसरा है सुक्रोज। ये 3 ओलिगोसेकेराइड हैं प्रमुख। बस बाकी आपको नाम से नहीं पूछा जाएगा, इन तीनों के लिए पूछ ले ये क्या चीज है, तो आपको ध्यान रखना है ये डाइसेकेराइड है। ओलिगो तो है, लेकिन ओलिगो में कौन से हैं, डाइसेकेराइड है तीनों। ठीक है। और अब हम बात करें तीसरे की, तो तीसरी जो कैटेगरी है इसमें वो है पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड, अब देखिए ये नाम इसमें क्या आ गया, इसका क्या मतलब हो गया, बहुत सारे छोटे छोटे टुकड़ों से। अब छोटे छोटे टुकड़े में एक तो ग्लूकोज ही है, समझ लें आप। ठीक है। इन पॉलीसेकेराइड में सबसे पहले होता है स्टार्च, और ये स्टार्च हमारे खाने का प्रमुख अवयव है। जब भोजन का पाचन होता है तो ये स्टार्च पहले टूटता है माल्टोज में, और फिर माल्टोज किस में टूट जाता है, ग्लूकोज में। तो अगर आपको ये पूछे वे स्टार्च क्या है, किसका बहुलक है, किसका पॉलीसेकेराइड है, तो स्टार्च ग्लूकोज जो होता है उस ग्लूकोज का क्या है, पॉलीसेकेराइड है। स्टार्च जो होता है वो ग्लूकोज का क्या है, पॉलीसेकेराइड है। ठीक है। इसके बाद में दूसरी जो महत्वपूर्ण चीज होती है, ध्यान रखना, हमारे भोजन का प्रमुख अवयव स्टार्च है। हमारे शरीर में स्टार्च को पचाने की क्षमता होती है। इस वजह से हम लोग जो है ऐसा भोजन खाते हैं, हमारे भोजन का प्रमुख अवयव ऐसा होता है जिसमें क्या हो, स्टार्च हो। अब इसके अलावा जो दूसरा जो प्रमुख अवयव है, दूसरा जो पॉलीसेकेराइड है, वो है सेल्यूलोज। ध्यान रखना, जो सेल्यूलोज है, जो शाकाहारी प्राणी है, शुद्ध शाकाहारी, ध्यान रखना, जो शुद्ध शाकाहारी है उनके भोजन का प्रमुख अवयव जो है वो सेल्यूलोज है। ध्यान रखना, ये जो चारा घास फूस है ना, ये जो खाते हैं, इनका पाचन तंत्र, इनके भोजन का प्रमुख अवयव क्या होता है, सेल्यूलोज होता है। स्टार्च को वो एक हद तक ही पचा सकते हैं। आपने देखा होगा कि बकरी और गाय अगर ये ज्यादा रोटियां खा लेती है तो इनकी तबीयत खराब हो जाती है। मतलब
बदहजमी हो जाती है, इनको होता है ना ऐसा। तो वो क्यों है? क्योंकि उनके जो पचाने का जो उसका सिस्टम है वो सेल्यूलोज को है, स्टार्च को वो एक हद तक तो पचा सकते हैं लेकिन ज्यादा नहीं पचा सकते, ठीक है। और ध्यान रखना, हालांकि हमारे शरीर में भी एक, इसको पचाने के लिए देखिए अभी हम आगे पढ़ेंगे कि पचाने के लिए बहुत सारे एंजाइम वगैरह की जरूरत होती है, ठीक है। तो ये सेल्यूलोज जो पचाते हैं ना, उनका पचाने में उनके आंत के साथ, इसको हम आगे क्योंकि मनुष्य में जब पढ़ेंगे तो फिर बात आ जाएगी, खैर। तो अपेंडिक्स आपने नाम सुना होगा, ये अपेंडिक्स होती है उनके शरीर में। और ये अपेंडिक्स ऐसा पाचक रस जो है वो क्या करती है, ऐसा पाचक रस बनाती है। जो पाचक रस क्या होता है कि उस घास फूस को चबाता है, मतलब पचाता है, सॉरी। और हमारे शरीर में ये ग्रंथि होती तो है लेकिन ये इनएक्टिव होती है, पता नहीं, मतलब कुछ मनुष्य पता नहीं कोई पहले कोई खाते होंगे ऐसा, मतलब वैज्ञानिक मानते हैं कि पहले कोई घास फूस खाते होंगे मनुष्य भी, उस समय ये एक्टिव थी। लेकिन जो है अब ये हमारे सबके शरीर के अंदर होती है और शरीर का मृत पार्ट है, मरा हुआ हिस्सा है, डेड ऑर्गन है ये। लेकिन कभी कभी किसी किसी के शरीर में किसी कारणवश ये एक्टिव हो जाती है, ठीक है ना, ये सक्रिय हो जाती है। अपेंडिक्स जो होती है ये सक्रिय हो जाती है, तो सक्रिय हो जाती है और ये जो पाचक रस छोड़ती है, समझ लो, फिर वो, अब हम घास फूस तो खा नहीं सकते, तो इस चक्कर में फिर वो तकलीफ देती है पेट में। इस कारण से जो है अगर एक्टिव हो जाए तो इसको काट के निकलवाना पड़ता है फिर शरीर के अंदर से। इसी को कहते हैं अपेंडिक्स का ऑपरेशन। ये अपेंडिक्स का जो ऑपरेशन है वो ये चीज होता है कि किसी के शरीर में किसी कारण से ये एक्टिव हो गई, अगर जिंदा हो गई, मतलब मरी हुई रहती है आमतौर पे तो मनुष्यों में, लेकिन अगर ये एक्टिव हो गई तो ध्यान रखना, ये जो सेल्यूलोज है, ये सेल्यूलोज क्या होता है, ये सेल्यूलोज पेड़, ये जो शाकाहारी जीव है जो 100% शुद्ध शाकाहारी है, उन्हीं के शरीर में एक्टिव होती है। तो ये सेल्यूलोज भी ग्लूकोज का ही बहुलक है, ध्यान रखना भाई। ग्लूकोज, उनको भी ग्लूकोज ही चाहिए होता है, बकरा बकरी गाय वगैरह को भी ग्लूकोज ही चाहिए होता है, और ये भी ग्लूकोज का ही बहुलक है। यहाँ फर्क नहीं है, कुछ स्ट्रक्चर में फर्क होता है, कार्बन वार्बन के जुड़ने में, उस चीजों में फर्क होता है, बाकी ये भी ग्लूकोज का बहुलक है। और तीसरा ग्लाइकोजन, तीसरा इसका एग्जाम्पल है ग्लाइकोजन। तो ध्यान रखना, हम जो शरीर में हमारे भोजन का पाचन हो जाता है, हमने खाना पचा लिया, अब वो सारा खाना किस में बदल गया, ग्लूकोज में बदल गया, मतलब जो कार्बोहाइड्रेट है वो पचाया, वो ग्लूकोज में बदल दिया। अब हमें, आपको पता है कि खाना हर समय तो खाते नहीं है, ऊर्जा की रिक्वायरमेंट तो हर समय है। आप सो रहे हैं तब भी है, सांस ले रहे हैं ना, उस सांस लेने के लिए भी ऊर्जा चाहिए, ध्यान रखना। तो फिर खाना तो हम दिन में 2 या 3 बार खाते हैं, तो 2 या 3 बार खाते हैं तो जितना भी ग्लूकोज बनता है, ये जो ग्लूकोज होता है, एक हमारे शरीर की एक ग्रंथि होती है जिसका नाम होता है अग्नाशय ग्रंथि। अभी आगे हम पढ़ेंगे खैर इसके बारे में। ये अग्नाशय ग्रंथि जो होती है, अब ये जो खून के अंदर ग्लूकोज का लेवल जैसे ही बढ़ता है, ये अग्नाशय ग्रंथि एक हार्मोन का स्त्रावण करती है जिसका नाम है इंसुलिन। और ये इंसुलिन हार्मोन ऑटोमेटिकली शरीर के अंदर बनता है।
और ये इंसुलिन हार्मोन इस ग्लूकोज को किसमें बदल देता है? तो ग्लाइकोजन भी ग्लूकोज का बहुलक है। तो कुल मिला के यहाँ कोई कंफ्यूजन का मामला नहीं है, 3 पॉलीसेकेराइड हैं, तीनों के तीनों ही क्या हैं? ग्लूकोज के बहुलक हैं। अब हमारे शरीर को जैसे जैसे ऊर्जा की जरूरत होती है वैसे वैसे ये ग्लाइकोजन किस में टूटता रहता है? ग्लूकोज में टूटता रहता है, और ग्लूकोज में टूट टूट के हमें एनर्जी मिलती रहती है। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर के अंदर स्टोर किस रूप में होता है? ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर होता है। इकट्ठा जो है खाने का जो भंडार है वो किस रूप में इकट्ठा होता है? ये ग्लाइकोजन के। जो कार्बोहाइड्रेट का खत्म होना जो हम कहते हैं ना, तो उसके बाद वसा की जरूरत पड़ती है, उससे मीनिंग यही ग्लाइकोजन का खत्म होना है। ठीक है, और इस ग्लाइकोजन का एक और नाम है प्राणी स्टार्च, एनिमल स्टार्च। ध्यान रखना, पेड़ पौधे अपना भोजन किस रूप में इकट्ठा करते हैं? स्टार्च के रूप में इकट्ठा करते हैं। हालांकि वो इकट्ठा करते हैं लेकिन उसको हम खा जाते हैं उस हिस्से को। ठीक है, तो जैसे पेड़ पौधे अपना भोजन स्टार्च के रूप में इकट्ठा करते हैं, उसी तरीके से प्राणी जो होते हैं, मनुष्य नहीं, हर प्राणी, बड़े प्राणियों की बात हो रही है, वो अपना भोजन किस रूप में इकट्ठा करते हैं? ग्लाइकोजन के रूप में इकट्ठा करते हैं। तो ये स्टार्च इकट्ठा करने के हिसाब से ही इसका नाम है। तो इस वजह से इसको क्या बोलते हैं? प्राणी, यानी कि एनिमल स्टार्च। तो प्राणी जो है अपना भोजन जो है इसके रूप में क्या करते हैं? इकट्ठा करते हैं। ठीक है, तो ये जो है कार्बोहाइड्रेट्स जो है इनका वर्गीकरण है। और कार्बोहाइड्रेट्स में सिर्फ 3 ही चीजें होती है, 3 ही तत्वों से मिलकर बना हुआ होता है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक है, अच्छा एक बात और, वैसे तो इतना डीपली नहीं पूछेगा, लेकिन फिर भी अब पूछ ले, भरोसा नहीं है कंपटीशन के वहां। तो ये ध्यान रखना कि जैसे मोनोसेकेराइड है, इस मोनोसेकेराइड में जो प्रमुख मोनोसेकेराइड है, वो प्रमुख मोनोसेकेराइड मैंने आपको बताया ग्लूकोज और फ्रक्टोज। ठीक है ना, कौन कौन से? ग्लूकोज और फ्रक्टोज। तो ये जो है इनका जो फार्मूला है दोनों का एक ही है, C6H12O6। ठीक है, उसके बाद जो ओलिगोसेकेराइड है, ओलिगोसेकेराइड में मैंने आपको 3 नाम बताए हैं, माल्टोज, लैक्टोज और तीसरी चीज है सुक्रोज। इन तीनों का भी एक ही जैसा फार्मूला है, C12H22O11। और तीसरी जो चीज अभी हमने पढ़ी है स्टार्च, और वो क्या नाम है? सेल्यूलोज और ग्लाइकोजन। इनका भी एक ही फॉर्मूला है। ये n लगा हुआ है, इस n का मतलब लाखों, करोड़ों, अरबों, कुछ भी हो सकता है। कि ये बहुलक होता है ना, बहुलक में बहुत सारे लाखों अणु आपस में जुड़ जाते हैं ग्लूकोज वगैरह के, तो ये इनके फॉर्मूले हैं। तो ये ध्यान रखना भाई, आप याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये याद रखना है कि अगर किसी भी चीज में 6 या 6 से कम कार्बन है तो वो मोनोसेकेराइड है। आपको फार्मूले अब भी याद नहीं करने हैं, सिर्फ समझाने के लिए मैं बता रहा हूं। अगर 10 से ऊपर कार्बन है, इट मीन्स वो क्या है? ओलिगोसेकेराइड है। और ये n लगा हुआ है, ये बहुलक की निशानी होती है, ध्यान रखना n। तो इसका मतलब वो बहुलक है। और बहुलक कौन होते हैं?
पॉलीसेकेराइड होते हैं, तो पॉलीसेकेराइड होते हैं, तो ये पॉलीसेकेराइड कौन है, ये 3 है। आप ये कम से कम नाम तो याद करेंगे, तो आप इनको इस प्रकार से समझ लेना, ठीक है। अब देखिए यहां पर ये जितने भी हमने नाम लिखे हैं इनके बारे में थोड़ा थोड़ा यहाँ बताया गया है। सुक्रोज के बारे में, ये जो सुक्रोज है इसको इच्छु शर्करा कहते हैं। इस तरह से इच्छु का मतलब होता है गन्ना, शुद्ध भाषा में ये गन्ना उर्दू शब्द है। इच्छु मीन्स गन्ना, यानी गन्ने के शुगर। ये सुक्रोज चीनी कहाँ से बनती है, गन्ने से बनती है, इस वजह से इसका नाम है इच्छु शर्करा। लैक्टोज का मैंने जैसे आपको नाम बता दिया कि दूध शर्करा किसमें होती है, दूध में। तो ये आप पढ़ लेना इन शर्कराओं के बारे में, और आपको लगता है कि ये चीज मेरे समझ में नहीं आ रही है तो वो आप मेरे से पूछ लेना, ठीक है। तो ये कार्बोहाइड्रेट के बारे में हो गया। कल अब हम वसा के बारे में और आगे प्रोटीनों के बारे में, इसके बारे में पढ़ेंगे।